Hello, this is Osama here. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss grade 10th physics, chapter number 10th, that is simple harmonic motion. So let's get started. इस चैप्टर के अंदर हम MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स तमाम देखेंगे. सो चैप्टर के स्टार्ट के अंदर आपको एक वाइब्रेटिंग बॉडी की डेफिनेशन मिलती है. अ बॉडी इज सेड टू बी vibrating if it moves back and forth or to and fro about the point. Means to say कि कोई भी जो बॉडी है वाइब्रेटिंग बॉडी तब कहलाएगी जब कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट से फॉरवर्ड मूव करे और बैकवर्ड मूव करे, बैक एंड फोर्थ मूव करे या टू एंड फ्रो मूव करे, तो यू कैन से दैट द बॉडी इज इन वाइब्रेटिंग मोशन. ओके. Another term for vibration is oscillation. Oscillation एक मजीद एक वाइब्रेशन की टर्म है. इसके अंदर क्या होता है? A special kind of vibratory or oscillatory motion is called a simple harmonic motion. इधर हमें simple harmonic motion, that is a very important short question answer जो बोर्ड के एग्जाम्स में आता है, हमें मिलता है कि एक स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेटरी मोशन या ऑस्किलेटरी मोशन, उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं. नो डाउट इट विल बी अ बैक एंड फोर्थ मोशन. सो नेक्स्ट हमारे पास जो केस स्टडीज़ हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की, वो 3 केस स्टडीज़ यहाँ बुक में डिस्कस की गई हैं. हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ेंगे, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, और वो बॉडीज़ या वो प्रिंसिपल्स, वो केसेस जो सिंपल हार्मोनिक मोशन अपने अंदर लेके आते हैं, उनको भी हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे. ओके, सो द वेरी फर्स्ट इज मोशन ऑफ mass attached to a spring. It's the first case or the first example in which we are going to discuss the simple harmonic motion. इस केस के अंदर सिंपली हम अगर फिगर में देखें तो हमारे पास एक मैस है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय m, हमारे पास एक स्प्रिंग है और एक हमारे पास एक सरफेस है, हॉरिजॉन्टल एक सरफेस है जिसके ऊपर ये जो मैस है स्प्रिंग के साथ अटैच हुआ है. So it is simply called the horizontal mass spring system. If the spring is stretched or compressed to a small distance, अगर हम कोई फोर्स लगाते हैं इस मैस के ऊपर और इस स्प्रिंग को खींचते हैं, मतलब लाइक मैस इसके साथ अटैच है, तो अगर हम मैस को खींचेंगे तो ऑब्वियसली स्प्रिंग भी जो होगा वो खींचा जाएगा. तो जो फोर्स हम लगाएंगे उसको हम F कहेंगे, ठीक है. और M जो है वो मैस है, आपका जो बॉडी का मैस है जो इसके साथ ब्लॉक अटैच हुआ है. X is the distance or you can also say the displacement. जो बॉडी m या जो मैस m है वो मूव करता है टू एंड फ्रो, like this is an A point, this is an O point and this is a P point. O is also termed as origin. तो जो A point से O point और O point से B point में आपका जो mass m मूव करेगा ये आपका displacement होगा. और according to the Hooke's law के मुताबिक the force is directly proportional to the length. No doubt जो force होगी हमारी वो directly proportional होगी length की. जितनी force बढ़ेगी उतनी length increase होगी, ठीक है. So the formula is F is equal to minus kx. I have highlighted it for your convenience. F is the force, x is the displacement and minus k is the constant here. आपको पता है constant हमने use किया है. So constant जो हमने k use किया है इसको spring constant कहा जाता है, ठीक है. Where x is the displacement of the mass from its mean position. और जो mean position होगी वो आपकी O point, origin point या x point आप उसे कह सकते हैं. So defined as k is equal to minus f over x. जब आपने इसमें से k को एक्सट्रैक्ट करना है तो इस फॉर्मूले को जब हम रीअरेंज करेंगे that will become k is equal to minus f over x. अब जो वैल्यू होती है k की वो इस चीज की मैयर होती है कि जो स्प्रिंग है वो कितना ज्यादा स्टिफ है, लाइक कितना ज्यादा वो हार्ड है या कितना ज्यादा वो सॉफ्ट है. So the value of k depends upon the stiffness of the spring. अगर तो large value है k की, ऑब्वियसली लार्ज वैल्यू भी के की हो सकती है और सॉफ्ट स्प्रिंग्स भी हो सकते हैं, तो उनके लिए जिस के की वैल्यू होगी वो स्मॉल होगी. लाइक दैट मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर हमारे पास एक बॉल पॉइंट है तो उसका जो स्प्रिंग होगा वो सॉफ्ट है, सो द वैल्यू ऑफ के विल बी शॉर्ट और यू कैन आल्सो से इट विल बी सॉफ्ट. ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें लाइक हार्ड स्प्रिंग्स की तो वो भी आपके पास हार्ड स्प्रिंग्स भी हैं. सो F is equal to ma, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है, that is also called the Newton's second law of motion. F is equal to ma, force is equal to mass into acceleration. So अगर आपने k like आपने उसकी जगह पुट किया है, F की जगह पुट किया है आपने k और x इधर आ गया. लाइकवाइज हमने पिछले फॉर्मूला में पढ़ा था F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, इसको रीअरेंज करने से, और अगर आपने इसमें से A लाइक एक्सेलरेशन एक्सट्रैक्ट करना है तो A इज इक्वल टू माइनस के ओवर m x हो जाएगा, ठीक है. K इज द कांस्टेंट, m इज द मास एंड x इज
ऑब्वियसली द डिस्प्लेसमेंट। तो हम ये कह सकते हैं लाइक जो एक्सलरेशन है मास अटैच टू स्प्रिंग की वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट की फ्रॉम द मीन पोजीशन। लाइक अगर आपकी जो एक्सलरेशन है वो इंक्रीज करती है तो ऑब्वियसली आपकी डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज करेगी। अगर आपकी फोर्स बढ़ती है तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगी। सो दैट इज ऑल द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द मास स्प्रिंग सिस्टम कि किस तरह जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करता है। ऑब्वियसली इट इज़ अ टू एंड फ्रो मोशन। लाइकवाइज इस फिगर के अंदर भी आपको बखूबी पता चल रहा है कि जब हम स्प्रिंग को खींचेंगे सो ये ऑरिजिन से ये राइट साइड पे मूव करेगा, सो द डिस्प्लेसमेंट विल इंक्रीज। और जब हम इस स्प्रिंग को छोड़ेंगे तो ये स्प्रिंग दोबारा ओरिजिन पे आके नहीं रुकेगा बल्कि एक ऐसी फोर्स इस पे लगेगी जिसको हम यहाँ पढ़ेंगे भी, रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। उसकी वजह से ये बैकवर्ड मूव करेगा और ओरिजिन के की बजाय ये माइनस ए, लाइक एक्स इज इक्वल माइनस ए पोजीशन पे आके रुकेगा। और आफ्टर दैट ये टू एंड फ्रो मोशन करता ही रहेगा, जो प्रिंसिपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। So the negative sign shows that the force exerted by the spring is always directed opposite to the displacement. मतलब like opposite to the displacement, वो उसके negative position में जा रही है, इसलिए हमने negative sign को भी इस्तेमाल किया है। Because the spring force always acts towards the mean position. और हमें ये भी पता है कि जो spring force होता है वो हमेशा हमेशा अपनी mean position पे आता है, लेकिन ये mean position पे आके रुकेगी नहीं बल्कि restoring force की वजह से ये backward भी move करेगी। So here comes the definition of the restoring force. It might be your short question in the board exams. A restoring force always pushes or pulls the object performing oscillatory motion towards the mean position. ठीक है? So मेन फंडामेंटल प्रिंसिपल एक और मैं आपको यहाँ बताता जाऊँ कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की बात की गई है। दैट्स सो सिंपल, बहुत आसान है। देखें, जब ओरिजिन पोजीशन पे होगा तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी मैक्सिमम, और पोटेंशियल एनर्जी ऑब्वियसली आपकी जीरो होगी। लेकिन जब आप इस मैस को, इस ब्लॉक को अपनी तरफ खींचेंगे तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी लाइक जो स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम हो जाएगी। आपने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है। द पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू हाइट और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी यहाँ जीरो हो जाएगी। और जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे तो काइनेटिक एनर्जी की क्या डेफिनेशन थी? द मोशन, the energy due to motion is called the kinetic energy. So kinetic energy motion की वजह से यहाँ origin पे maximum और potential energy at this instant will be zero. और जब ये वापस आएगा तब क्या होगा कि जो kinetic energy आपकी होगी वो आपकी जीरो हो जाएगी और जो potential energy होगी वो आपकी maximum होगी। That is all the fundamental principle of this figure. Okay, so let's move forward. इसमें हमने इस चीज़ को डिस्कस कर लिया। बाकी जितनी ये थ्योरी लिखी हुई है इसके अंदर यही बात की गई है, इनर्शिया की बात की गई है कि इनर्शिया की वजह से जो आपकी ऑब्जेक्ट है वो यहाँ स्टॉप नहीं करेगा बल्कि बैकवर्ड भी मूव करेगा। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इधर क्या बताई गई है? इस प्रोसेस को अगर हमने मेजर करना है, इसका टाइम इंटरवल मेजर करना है, सो टी इज द टाइम पीरियड दैट इज यूज्ड टू मेजर द दिस टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। इधर इसको मैंने हाईलाइट भी आपकी कन्वीनियंस के लिए कर दिया है। So the formula is T is equal to 2 pi m over k. T is the time, m is the mass of that object and k is the constant. Obviously k is the constant. So ये formula जो होगा वो आप इस्तेमाल करेंगे। So next अगर हम बात कर लें अपने next case की, that is the ball and bowl system. इसके अंदर भी same principle use किया गया। This is the ball, this is the B position, this is the A position and this is the origin position. You must say ये origin है। So the W, as we know that W is equal to mg, जो weight होता है वो mg के बराबर होता है। और अगर हम इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करें तो सिंपल हार्मोनिक मोशन भी सेम है। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? अगर आपने एक बॉल को यहाँ से मूव करवाया है तो बॉल जो है वो टू एंड फ्रो मोशन करेगी इस बॉल के अंदर, बिकॉज ओ पोजीशन के ऊपर ये ओरिजिन है आपका, ठीक है, और ये पोजीशन आपकी ए है, ये पोजीशन आपकी ओ है। जब आप यहाँ से इसको छोड़ेंगे तो ये ओरिजिन पे नहीं आके रुकेगी बल्कि ये ए पॉइंट पे जाएगी ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स, ड्यू टू दिस फोर्स, और ये बैकवर्ड भी मूव करेगी और इस तरह ये बार बार मूव करती रहेगी। सो इसके अंदर इस एग्जांपल के अंदर मेन क्या डिस्कस किया गया है, इस चीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं। द मोशन ऑफ द बॉल प्लेस्ड इन अ बाउल इज अनदर एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की ही टाइप है। इसमें क्या है कि जो बॉल होती है वो आपकी मेन पोजीशन पे है और जब आप इस बॉल को ए पोजीशन पे लेके आके छोड़ते हैं या बी पोजीशन पे आके छोड़ते हैं तो ये टू एंड फ्रो मोशन करता रहता है।
इसके अंदर ये तमाम फंडामेंटल प्रिंसिपल इसका इस्तेमाल किया गया था. इन दिस पोजीशन द वेट ऑफ द बॉल एक्ट्स डाउनवर्ड. ऑब्वियसली जो वेट होगा उसकी वजह से ये डाउनवर्ड मूव करेगा और ये फॉरवर्ड मूव करेगा और इसी तरह ये हिलता रहेगा. बॉल एंड बाउल सिस्टम में आगे अगर मजीद देखते हैं तो ये पोजीशंस का बताया गया है. दैट इज़ योर ए पोजीशन, बी पोजीशन एंड ओ पोजीशन. ओके, सो सिंपली इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है. सिंपली इसमें भी यही बात की गई है कि जो आपका टू एंड फ्रो मोशन है वो होता रहेगा. एंड दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. हम मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम की बात कर लेते हैं. ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है. इसमें क्या बात की जा रही है, आपके पास एक पेंडुलम है. दिस इज योर पेंडुलम, दिस इज योर स्ट्रिंग जो कि इसके साथ अटैच है. और ऑन द अदर हैंड ये एक फिक्स्ड पॉइंट से ये मिली हुई है. और इसका जो मोशन है वो भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है और इस चीज को भी हम डिस्कस करते हैं. सो दिस इज योर T, that is the tension in the string. This is L, the length. This is the mass of the bob. ये आपकी पोजीशन A है, ये आपकी पोजीशन B है, ठीक है. और that is the theta angle that is between A position and O position. और simple harmonic also exhibits simple pendulum also exhibits simple harmonic motion. इसकी construction लिखी है. It consists of a small bob of mass M suspended by a light string. एक धागे के साथ बंधा हुआ है ये बॉब जिसका लेंथ L है और ये फिक्स्ड है एक अपर एंड से. तो अगर आप इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करें तो वो ओ पोजीशन होगी जिसको आप ओरिजिन कह सकते हैं या जिस तरह हमने पिछले एग्जांपल्स में डिस्कस किया था. और द नेट फोर्स ऑन द बॉब इज जीरो. सो द बॉब इज स्टेशनरी एट दैट पॉइंट. ओ पे इधर स्टेशनरी है, लेकिन जैसे ही आप कोई इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये बॉब जो है ए पॉइंट पे आ जाएगा और इसके ओ पॉइंट से ए पॉइंट के दरमियान में जो एंगल बनेगा दैट विल बी थीटा एंगल. अब इस फोर्स की वजह से जो बॉब है जब आप इसको छोड़ेंगे तो ये अपनी मीन पोजीशन पे आएगा, ठीक है. और अपनी मीन पोजीशन पे ही नहीं रुकेगा ये, क्योंकि इनर्शिया है. तो इनर्शिया की वजह से ये आपका जो बॉब है ये बी पोजीशन पे जाएगा. हो गया ना फिर टू एंड फ्रो मोशन. टू एंड फ्रो मोशन जब आ जाए या ऑस्किलेटरी मोशन जब आ जाए तो हम सिंपली कह सकते हैं दैट इट इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है. ओके, इसमें ये बताया गया कि ड्यूरिंग दिस मोशन टुवर्ड्स द बी द वेलोसिटी ऑफ द बी डिक्रीजेस, बॉब डिक्रीजेस. जो बॉब की वेलोसिटी है वो डिक्रीज करेगी ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स. जब रिस्टोरिंग फोर्स लग रही होगी तो ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता वेलोसिटी डिक्रीज करती जाएगी और ये पॉइंट बी पे आके रुक जाएगी. ओके, द रिस्टोरिंग फोर्स mg sin थीटा स्टिल एक्ट्स टुवर्ड द मीन पोजीशन. वो ऑब्वियसली जिस तरह आपको पता है कि जो पेंडुलम है अगर वो आप कहीं भी आप देखते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी मीन पोजीशन पे आके ही रुकता है. जो रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है mg sin थीटा वो भी इसको मीन पोजीशन पे ही एक्ट करवा के इसे स्टॉप करेगी. इन दिस वे एक टू एंड फ्रो मोशन करेगा और आफ्टर सम टाइम जब फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से, रिस्टोरिंग फोर्सेस की वजह से ये अपनी मीन पोजीशन पे आके रुक जाएगी. Okay, so this is all about the simple harmonic motion. I think it's very simple. आपके लिए बहुत आसान कर दिया है मैंने. Hence the motion of the simple pendulum is simple harmonic motion. और one main thing, अगर आपने इसका time period निकालना है, that is important for numerical point of view. So T is equal to 2 pi L over G. L is the length of the pendulum. G is the gravity that is acting on a pendulum, and T is the time period. Or here comes the definition of simple pendulum. Sorry, simple harmonic motion. Simple harmonic motion occurs when the net force is directly proportional to the displacement. सिंपल हार्मोनिक मोशन तब होता है जब नेट फोर्स जो होती है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट की. इफ नेट फोर्स इंक्रीजेस ऑब्वियसली द डिस्प्लेसमेंट विल आल्सो इंक्रीजेस. जाहिर सी बात है जब आप फोर्स लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ेगी फ्रॉम द मीन पोजीशन. उसके मीन पोजीशन है एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन और हमेशा हमेशा ये मीन पोजीशन पे ही आके ऑसिलेट करेगी. ओके, तो इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि मीन पोजीशन से ही टू एंड फ्रो मोशन होती है, ठीक है. और एक्सेलरेशन जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. वन मोर एंड इंपॉर्टेंट थिंग, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जाम्स. ये अक्सर पूछ लिया जाता है. अ बॉडी एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज वाइब्रेट्स टुवर्ड्स द फिक्स्ड पोजीशन. जो फिक्स्ड पोजीशन होगी हमेशा उसी के गिर्द जो बॉडी होती है वो आपकी मूव करती है. इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. इसकी एक्सेलरेशन हमेशा हमेशा मीन पोजीशन के ही अराउंड होगी, के ही डायरेक्टेड होगी. और जो मैग्नीट्यूड होगा आपकी एक्सेलरेशन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट की. इफ
मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलेशन इंक्रीजेस तो डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज होगी, अगर एक्सलेशन का मैग्नीट्यूड जो है वो कम होता है तो डिस्प्लेसमेंट भी कम होगी फ्रॉम द मेन पोजीशन. ओके, so acceleration will be zero at mean position while it will be maximum at extreme position. It's a important MCQs. ये पूछ लिया जाता है कि mean position पे acceleration कितनी होगी, तो वो zero होगी, और maximum कहाँ होगी, वो extreme positions पे होगी. Its velocity is maximum at the mean position and zero at the extreme positions. वही बात जो मैंने अभी की. और कुछ आगे definitions इसके regarding है, SHM के regarding, simple harmonic motion के regarding, इनको भी हम देख लेते हैं. Vibration की है पहले, मैंने इसको highlight कर दिया for your convenience. वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन. देखें जिस तरह ये फिगर बनी हुई है आपके पास एक क्लॉक की, तो जो पेंडुलम है पहले यहाँ मूव करेगा और वापस मूव करे तो एक कंप्लीट वाइब्रेशन बनती है, ठीक है. और अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, जब एक वाइब्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है तो एक आपका टाइम पीरियड जो है वो कंप्लीट हो जाता है. तो फ्रीक्वेंसी क्या है जी, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और साइकिल्स ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकंड. एक सेकंड के अंदर जितनी वाइब्रेशंस होंगी, ठीक है, जितने टू एंड फ्रो मोशंस होंगे उसको आप फ्रीक्वेंसी कहते हैं. और फ्रीक्वेंसी की जो फॉर्मूला है मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए हाईलाइट कर दिया है, दैट इज f इज इक्वल टू 1/t. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम. एंड एम्पलीट्यूड की क्या है जी, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी on either side of its mean position is called amplitude. जो maximum displacement मतलब जितने तक आपकी कुछ जो वाइब्रेटिंग बॉडी है जा सकती है अपने O से A पॉइंट तक या O से B पॉइंट तक मीन पोजीशन से, उसको आप एम्पलीट्यूड कहते हैं. आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है, शॉर्टर वे में समझा दिया है. बट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरी अबाउट दिस सिंपल हार्मोनिक मोशन, feel free to ask me in a comment section below. Don't forget to like, subscribe, and comment my channel. Thank you so much for your time.